नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और खबरों के इस ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि युद्ध शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान इतना परेशान क्यों है कि रात रात भर उसके मंत्री सो नहीं पा रहे। अचानक से हड़बड़ी में उठकर रात के 3 बजे पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुला रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों सेनाओं को दी गई खुली छूट। आज हम इस खुली छूट के मायने सरल शब्दों में आपको बताएंगे। इसके साथ उन 7 मीटिंग्स के बारे में बताएंगे जो आज 9 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इन्हीं युद्ध से पहले भारत की आखिरी तैयारी इसे माना जा रहा है। इसके बाद आपको लाहौर की उस गली में लेकर चलेंगे जहां छिपे बैठे आतंकी हाफिज सईद को आज तक ने खोज निकाला है। जरा घुमाएंगे आपको उसकी गली में, दिखाएंगे उसका घर। हाफिज सईद भारत के डर से अंडरग्राउंड हो गया था और भीड़ के बीच में जाकर छिप गया था, लेकिन आज हमारी टीम ने उसकी लोकेशन खोज निकाली है। हम मैप पर आपको दिखाएंगे हाफिज सईद भारत की सीमा से मात्र 25 किलोमीटर दूर छिपा हुआ है। आज आपको वो इमारत भी दिखाएंगे जिसमें भारत का ये दुश्मन छिपकर बैठा हुआ है। और मेरी एआई वर्जन भी आज आपको पाकिस्तान पर भारत के एक्शन से जुड़ी खबर बताएगी। अंजना, आज हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध कितने घंटे में शुरू हो सकता है। पाकिस्तान को 24 से 48 घंटे में युद्ध शुरू होने का डर सता रहा है, लेकिन आज मैं इस युद्ध की शुरुआत नहीं बल्कि युद्ध के अंत के बारे में बताऊंगी। और आज हमारे दर्शकों को पता चलेगा कि युद्ध शुरू हो गया तो पाकिस्तान भारत के सामने ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे टिक पाएगा। तो ये पूरी दुनिया को दिख रहा है कि पाकिस्तान बहुत अंदर तक डरा हुआ है और जिस तरह की हलचल हिंदुस्तान में दिख रही है उससे पाकिस्तान अब और ज्यादा घबरा रहा है। एक के बाद एक बयान आ रहे हैं क्योंकि अब ये साफ साफ दिख रहा है कि बहुत जल्द एक्शन होने वाला है। कल मोदी के साथ एनएसए, सीडीएस और तीनों सेनाओं के चीफ की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ आप देख रहे हैं, एनएसए उनके साथ बैठे हैं, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री हैं और सीडीएस के साथ साथ तीनों सेनाओं के जो मुखिया हैं उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक हुई। इस बैठक की खूब चर्चा हुई। अब आज देखिए 9 घंटे के अंदर 7 बड़ी मीटिंग्स, जिनमें से 5 मीटिंग तो सिर्फ 2 घंटे में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मीटिंग दिल्ली में हुई, लेकिन यहां से 690 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में घबराहट बढ़ गई है क्योंकि अब पाकिस्तान को यह लगने लगा है कि इस बार भारी मिस्टेक हो गई है। ये मुलाकातें क्यों बढ़ी हैं? आपको ये बताने से पहले इन मीटिंग्स के बारे में जरा बताना जरूरी है। सबसे पहले आज सुबह 11 बजे सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सुरक्षा मामलों की बैठक हुई। एक हफ्ते में दूसरी बार है सीसीएस की बैठक हुई है। पहलगांव हमले के अगले ही दिन यानी कि 23 अप्रैल को सीसीएस की मीटिंग हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। सीसीएस की बैठक में आज निर्मला सीतारमण भी शामिल हुई। पता चला कि आज की सीसीएस में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई और पहलगांव टेरर अटैक के बाद भारत का किस तरह का रिस्पॉन्स होना चाहिए, इस पर भी बात हुई। इसके बाद हुई सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग, मतलब राजनीतिक मामलों की मीटिंग। यह मीटिंग सुबह 11:20 पर हुई। सीसीपीए को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें यूनियन कैबिनेट के जो टॉप मिनिस्टर्स होते हैं, सबसे ज्यादा बड़े पोर्टफोलियोज को संभालने वाले टॉप मिनिस्टर्स इसमें शामिल होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आखिरी बार सीसीपीए 2019 में मिली थी, 2019, जब दूसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी थी, तब पिछली बार मीटिंग हुई थी। इतने सालों के बाद अब पहलगांव हमले के बाद ये बैठक हो रही है और इसका क्या मतलब है आप समझ रहे होंगे। तब भारत पर पुलवामा अटैक हुआ था और इसी सीसीपीए की मुलाकात के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी। प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त भी खबर आ रही है कि हाई लेवल मीटिंग हो रही है जिसमें
विदेश मंत्री एस जयशंकर और अजित डोभाल दोनों शामिल हैं। सेना प्रमुख भी मीटिंग में मौजूद है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अब सीसीपीए पहलगांव हमले के बाद मिल रही है। क्या ये माना जाए? देखिए, एस जयशंकर इस मीटिंग में मौजूद हैं, अजित डोभाल ने मुलाकात की है, इसी के साथ तमाम सेना अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद हैं। पीएम आवास पर ये बैठक चल रही है। तो ये कहा जा सकता है कि आज की बैठकों में ये 8वां बड़ा मीटिंग है जो इस वक्त हो रही है। मंजीत नेगी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हैं। मंजीत, मतलब हर कोई, पूरा देश जब ऐसी बैठक की बात सुनता है तो सबकी नजर इस बात पर होती है कि भारत का अगला बड़ा सैन्य एक्शन क्या होगा, उस दिशा में है। बिल्कुल, जिस तरह की तैयारियां पिछले 2 दिनों में अंजना हम देख रहे हैं और इस वक्त भी गहमा गहमी है। मतलब अगर आप देखें कि इस वक्त प्रधानमंत्री निवास पर भी हालांकि अब बैठक से लोग निकले हैं, लेकिन एक तरह से आखिरी तैयारी के तौर पर से आप देखें कि अब प्रधानमंत्री का सिर्फ ये तीनों सेनाएं किस तरह का ऑपरेशन करेंगी और प्रधानमंत्री उन ऑपरेशन को देखने के लिए साउथ ब्लॉक में जो मिलिट्री ऑपरेशन रूम है वहां पर जाकर उनका सीधा जायजा लें, ये खबर आनी बाकी है। हालांकि अब जिस तरह की खुली छूट की हम बात करें कि प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को कल की बैठक के बाद और आज अगर देखें कि सरकार के स्तर पर जिस तरह की तैयारियां किसी संकट या युद्ध के समय की होती हैं, जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, इस तरह की जो बड़ी बैठकें होती है वो इशारा कर रही है कि तैयारियां जो हैं पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खिलाफ वो आखिरी स्तर पर हैं। बिल्कुल, और सीसीपीए तो 2019 में पिछली बार हुई थी। बहुत धन्यवाद आपका मंजीत इस तमाम जानकारी के लिए। सीसीपीए पहलगांव हमले के बाद मिल रही है। सोचिए, इससे पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक्स जब हुआ था, पुलवामा अटैक के बाद, इसी सीसीपीए की मुलाकात के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई थी। अब सीसीपीए पहलगांव हमले के बाद मिल रही है। तो क्या यह माना जाए कि पाकिस्तान पर एक्शन का प्लान तैयार हो चुका है, अब बस एग्जीक्यूशन का इंतजार है, यानी उस प्लान पर अमल करने की बारी है। तीसरी मीटिंग हुई सीसीईए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी आर्थिक मामलों की। वैसे तो इस मीटिंग में देश के आर्थिक हालात सुधारने के लिए फैसले हुए, लेकिन पहलगांव हमले के बाद हो रही इस मीटिंग के मायने काफी अलग है। इसमें भी कैबिनेट के तमाम टॉप मिनिस्टर्स होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कृषि मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर, जो हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं वो इसमें शामिल होते हैं। शिक्षा मंत्री भी इस बैठक में शामिल होते हैं। इसके बाद 12:30 बजे दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक करते हैं। आम दिनों में भी ये बैठकें होती हैं, लेकिन पहलगांव हमले को देखते हुए ये सारी मुलाकातें बहुत बड़ी हो जाती हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री साउथ ब्लॉक में अपने दफ्तर गए, वहां वॉर रूम में भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक की। इसके अलावा सिंधु जल समझौते पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज एक बड़ी बैठक की है और आज ही सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला भी हुआ है। आज सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। इसकी गंभीरता को समझिए। एनएसएबी में सरकार से बाहर के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं। ये 7 सदस्यों का एक सलाहकार बोर्ड है, जो एडवाइजरी बोर्ड है, जो आपको सलाह देता है बड़े मुद्दों पर, जिसमें सेना और सिविल सर्विस से जुड़े रिटायर्ड अधिकारी शामिल किए गए हैं। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी एनएसएबी के चेयरमैन होंगे। इसके बाकी सदस्यों में पूर्व वेस्टर्न एयर कमांडर एयर मार्शल पीएम सिन्हा, पूर्व सदर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह, मिलिट्री सर्विसेज के रेयर एडमिरल मोंटी खन्ना, रिटायर्ड IPS ऑफिसर रंजीव रंजन वर्मा, और ये देखिए पूरी लिस्ट है। मनमोहन सिंह, ये 2 रिटायर्ड IPS ऑफिसर राजीव रंजन वर्मा, मनमोहन सिंह उसमें शामिल किए गए हैं, और पूर्व IFS ऑफिसर B वेंकटेश वर्मा भी शामिल है। तो पुनर्गठन एक तरह से इस पूरे बोर्ड का हुआ है। ये सारी हलचल और इसकी बारीकियों को समझिए। ये सारे डिसीजन, ये सारे फैसले बता रहे हैं कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले सुरक्षा के लिहाज से सब कुछ ठीक कर लेना चाहती है, ताकि एक एक बात पर चर्चा हो, बारीकी से कदम उठाया जाए। इन नई मीटिंग्स और फैसलों को देखकर यह भी समझ में आ रहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान को बहुत तगड़ा
जवाब मिलने वाला है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आर्मी चीफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर निकले हैं। तो ये बड़ी खबर हमने आपको बता दी है। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ न सिर्फ वहां पर तीनों सेना के अध्यक्ष हैं, बल्कि क्या सरकार किसी बड़े फैसले की तरफ बढ़ रही है आज की रात को लेकर, इस पर चर्चा तेज है। पहले ही पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है। कल इस मीटिंग की तस्वीरें देखकर पाकिस्तानियों को नींद नहीं आई है। हम आपको दिखाते हैं, यही वो मीटिंग है जिसकी तस्वीरें देखकर पाकिस्तान के मंत्री रात रात जाग रहे हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे। कल भी इसी तरह इस मीटिंग के बाद तस्वीरों ने पाकिस्तान को एक बड़ा सदमा दे दिया। पाकिस्तान में कल रात से ही चर्चा इस बात की है कि अगले 24 घंटे के अंदर कुछ बड़ा हमला करने की योजना भारत बना रहा है। जरा आप भी देखिए इस मीटिंग में वो कौन कौन से लोग शामिल थे जिन्हें देखकर पाकिस्तानी सेना और सरकार भी दहशत में आ गई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीचों बीच, दाईं तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनकी दाईं तरफ अनिल चौहान सीडीएस, जनरल उपेंद्र द्विवेदी थल सेना अध्यक्ष, उनके बाद दूसरी तरफ बाईं तरफ एनएसए अजित डोभाल, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी नौसेना अध्यक्ष, और फिर वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। तो कुल मिलाकर यही वो चौकड़ी है जिसको लेकर, यही वो लोग हैं जिनको बैठक में देखकर नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान की इस मीटिंग में हर वो व्यक्ति मौजूद था जो पाकिस्तान से युद्ध का फैसला लेने और रणनीति बनाने के लिए जरूरी था। इस मीटिंग की वजह से पाकिस्तान में खलबली इसलिए है क्योंकि इसमें देश की सुरक्षा से जुड़े फैसले लिए गए और यह तय किया गया कि पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान का क्या किया जाए। अब देखिए, 90 मिनट तक चली इस मीटिंग की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख की तस्वीरों ने सबका ध्यान खींचा। अगर आप ध्यान दें तो वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख पेपर पर कुछ खास चीजें नोट कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ऐसी रणनीति तैयार की गई है जिसमें तीनों सेनाओं को अपना अपना रोल निभाने के लिए कहा गया है। इस हाई लेवल मीटिंग की जिस बात से पाकिस्तान डरा हुआ है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीनों सेनाओं को दिया गया निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के मामले में तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। उन्होंने तीनों सेना प्रमुखों से कह दिया है कि वो तरीका, टाइम, टारगेट खुद तय करें। यानी एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की किस्मत का फैसला तीनों सेनाओं के हाथों में सौंप दिया है, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। आज हम आपको यही बताएंगे कि तीनों सेनाओं को छूट देने के आखिर मायने क्या है। खुली छूट अगर पीएम दे रहे हैं तो उसका मतलब देश के लिए क्या है। लेकिन उससे पहले हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जब भी देश पर कोई बड़ा आतंकी हमला हुआ है तो प्रधानमंत्री की तरफ से सेनाओं को खुली छूट देने की बात सामने आती रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंक के खिलाफ सख्त जवाब देने के बाद तब भी की थी जब पाकिस्तान के लिए यह बड़ी मुसीबत बना है। 18 सितंबर वर्ष 2016 जम्मू कश्मीर के उरी में आर्मी कैंप पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले के 6 दिन बाद 24 सितंबर को पीएम ने केरल में हमले की निंदा की, आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात की और जैसे ही सेना को खुली छूट दी उसके बयान के 4 दिन बाद 28 सितंबर को भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। इसमें 38 आतंकियों को और 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया। याद कीजिए, 14 फरवरी 2019 पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों की बस पर अटैक हुआ। एक दिन बाद 15 फरवरी पीएम मोदी ने यूपी में एक रैली की थी। कहा कि आतंकियों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। पीएम ने तब यह भी कहा था कि सेना को खुली छूट दी। इस बयान के सिर्फ 11 दिन बाद 26 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में स्ट्राइक्स की 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए। 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में आतंकियों ने 28 लोगों को हिंदू होने की वजह से मार गिराया। इस हमले के 2 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों को मिट्टी में मिला देने की बात की। फिर हमले के 7 दिन बाद उन्होंने तीनों सेनाओं को जवाब देने की खुली छूट दे दी। अब देश इंतजार कर रहा है हमारी सेना अपने टारगेट पर कब हमला करती है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का मतलब यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन होगा।
मुमकिन है कि किसी एक दिन आप सोकर उठें तो आपको पता चले कि भारतीय सेना ने कुछ ऐसा कर दिया जो आपकी कल्पना से भी परे है। राफेल का प्रयोग तो बहुत ही उम्दा है इस बार। पिछली बार हमने बॉर्डर पार करके मैं एलओसी नहीं बोल रहा हूँ, बॉर्डर पार करके हम 70 किलोमीटर अंदर चले गए हुए थे और जाके उसमें अपनी भी क्षति हो सकती थी, लेकिन इतना प्लान्ड ऑपरेशन था, पाकिस्तान सोता रहा। और इस बार मैं कहूँगा कि कोई ज़रूरत नहीं है हमको बॉर्डर पार करने के लिए। हमारे पास में इतना उम्दा हथियार राफेल है जिसके पास में स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है, बॉर्डर के साथ में फ्लाई करके टारगेट चूज करके उसकी मिसाइलों के साथ में और हमारी जो दूसरी मिसाइल्स हैं उनसे हम जो टारगेट्स हैं, और वर्ल्ड कम्युनिटी को बोले हमने तो कोई क्या बोलते हैं उल्लंघन किया नहीं किसी चीज़ का, और हम उनको हिट करें और जिसमें पाकिस्तान की सेना को भी सबक सिखाया जा सके, जिसमें कि जो उनको शरण देते हैं, जो शरण वाले लोग भी थोड़े से उड़ने चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक बहुत क्रूशियल टाइम से भारत गुजर रहा है और पाकिस्तान की जो आईएसआई और वहाँ की आर्मी है वो जन्म देती है टेररिज्म को। जब तक आप उसका सर नहीं कुचलेंगे तो ये टेररिज्म नहीं रुकेगा। 35 साल से हम भुगत रहे हैं। टेररिस्ट को हमने हज़ारों की तादाद में मारा, हज़ारों की तादाद। अब वक्त आ गया है जंग पाकिस्तान के मैदान में ले जानी चाहिए, यहाँ नहीं। और जहाँ तक आपका सवाल है कि क्या क्या ऑप्शन है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बालाकोट हुआ, बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी मिसाइल स्टेशंस कहाँ कहाँ हैं उनको टारगेट किया जा सकता है, बहुत सारे टैंक्स के रिजर्व्स कहाँ हैं उनको हिट। खुली छूट मिली है तो कई तरह से कर सकती है। एक तो हाफिज सईद के घर के ऊपर हवाई जहाज से मार सकते हैं या घुसपैठिया अंदर भेज के उससे मार सकते हैं या ड्रोन से मार कर, कई तरीके तो बहुत कुछ हैं अभी। कल शाम 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं को जवाबी हमले की खुली छूट दी। उसके बाद से ही पाकिस्तान के नेताओं की नींद हराम हो गई है। पाकिस्तान को भी मालूम है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनाओं को खुली छूट दी है तब पाकिस्तान पर हमला हुआ है। इसीलिए कल पूरी रात पाकिस्तान के नेताओं ने अपनी सेना और जनता को जागते रहो का संदेश दिया। देखिए तस्वीरें। पाकिस्तान में इस वक्त डर का ऐसा माहौल है कि उन्हें लगता है भारत अगले 24 से 48 घंटे में हमला कर सकता है। ये डर सोने नहीं दे रहा है। 3 बजे, जब रात के 3 बजे हम लोग सो रहे थे, रात 3 बजे पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। तमाम पत्रकारों को जगाया गया, सबको बुलाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। सोचिए, सब हैरान, दौड़ते भागते पहुंचे कि आखिर ये सूचना मंत्री साहब क्या बताने वाले हैं। दावा किया भारत हमला करने वाला है। आप सोचिए, पाकिस्तान के मंत्री प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के बाद कितनी दहशत में रहे हैं। रात काली हो गई है। पाकिस्तान के मंत्री अताउल्ला तरार ने कहा कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली है कि पहलगांव की घटना के बहाने भारत हमला कर सकता है। खुफिया जानकारी पाकिस्तान, ये पूरा विश्व जानता है, पूरा विश्व भारत के साथ है कि हिंदुस्तान कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि वो अब दुनिया के अन्य देशों से हमला रुकवाने के लिए अपील करने लगा है। सोचिए, आधी रात में ये साहब सबको दौड़ा रहे हैं। कितना डरा हुआ है पाकिस्तान, इसे समझा। पाकिस्तान का ये डर लाजमी है क्योंकि 22 अप्रैल के बाद से भारत ने पाकिस्तान को अपनी ताकत की छोटी छोटी झलकियां दिखानी शुरू कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बल सीमा के हर कोने पर नजर रखे हुए हैं और पाकिस्तानी सेना उनका ध्यान भटकाने के लिए क्या कर रही है। देखिए, एलओसी पर सीज फायर वायलेशन, वो लगातार फायरिंग कर रही है, लेकिन अब भारतीय सेना भी जवाबी कार्रवाई के मूड में आ गई है। तो आइए चलते हैं 22 अप्रैल से अब तक अगर आप देखिएगा तो क्या क्या पाकिस्तान की सेना कर रही है और वो भी सरहद के किस हिस्से में कर रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 22 अप्रैल से अब तक पाकिस्तान ने कई बार एलओसी पर फायरिंग की है और भारत ने इसका करारा जवाब भी दिया है। हम आपको पूरा इलाका दिखा रहे हैं। ये जो हिस्सा है देखिए पीओके का, यहाँ पर आप देख रहे हैं एलओसी है और एलओसी के फौरन बाद वाला जो ये हिस्सा है, तारीख के साथ देखिए, कुपवाड़ा अप्रैल को वहाँ पर वो 27 और 28 तारीख को वहाँ पर फायरिंग शुरू करते हैं। ये जो पूरा इलाका है, इनकी मंशा आखिर क्या है ये देखिए। चाहे वो नीलम हो अप्रैल 26 को करते हैं, लीपा घाटी में अप्रैल 24 को, उरी में 22 तारीख को,
पुंछ में 27 तारीख को, सुंदरबनी में 29 को, और फिर ये जो बिल्कुल यहाँ पर बॉर्डर का इलाका है वहाँ पे परगवाल हो, अखनूर हो, नौशेरा हो, बारामूला हो, टुटमरी गली हो, नीलम हो, इन तमाम जगहों पर यही 22 से लेकर ये 28 अप्रैल के बीच में खूब एक के बाद भारत ने करारा जवाब भी दिया है। हम आपको ये दिखा रहे हैं कि फायरिंग का खास पैटर्न क्या है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर 22 अप्रैल से पाकिस्तान भारत के ऊपर बीच बीच में फायरिंग कर रहा है। अलग अलग जगहों पर जहां जहां फायरिंग हुई है वो भी हमने आपको बता दिया। आमतौर पर एलओसी पर छोटी मोटी फायरिंग होती रहती है, लेकिन 22 अप्रैल के बाद एलओसी पर बड़े स्तर पर दोनों तरफ से सेनाएं फायरिंग हो रही है और उलझी हुई है। ये कोई मामूली बात नहीं है। पहलगांव हमले के बाद 7 दिनों के अंदर 11 से ज्यादा जगहों पर फायरिंग हो चुकी है। इसमें दोनों देशों के अगर आप देखिएगा तो सैनिक एक दूसरे की आर्मी पोस्ट पर फायरिंग कर रहे हैं। आज तो डीजीएमओ लेवल की बातचीत भी हुई और भारत ने सख्त चेतावनी पाकिस्तान को दी है। अगर आप फायरिंग की लोकेशन को ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये वाला पूरा हिस्सा है जो ये इंटरनेशनल बॉर्डर आप देख रहे हैं और ये एलओसी देख रहे हैं, 30 से 50 किलोमीटर का रेंज। जी हाँ, अगर आप फायरिंग की लोकेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये वो जगह है जो पीओके का इलाका है। यही पीओके का इलाका जाता हुआ है ऊपर गिलगिट बल्टिस्तान तक। अगर एलओसी पर भारतीय सेना हेवी फायरिंग कर रही है तो संकेत साफ है, भारत कुछ बड़ा करने का मन बना चुका है। जिस एलओसी पर फायरिंग हो रही है, जहां से इंटरनेशनल बॉर्डर आप देख रहे हैं कितनी दूर है, ये 30 से 40 किलोमीटर की दूरी है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर और इस बीच में एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर 30 to 50 किलोमीटर्स है। ये हिस्सा पीओके का छोटा सा इलाका है जिसे हासिल करने में भारतीय सेना को बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। अगर भारतीय सेना पीओके में गिलगिट बाल्टिस्तान को हासिल करने से पहले पीओके के इस छोटे क्षेत्र को हासिल कर ले, ये चंद घंटे का काम है, ये चंद घंटों में मुमकिन है। और पाकिस्तान ऐसा करने के लिए भारत को मौके पर मौका दे रहा है। अभी तक पाकिस्तान एलओसी पर फायरिंग कर रहा था, लेकिन कल उसने इंटरनेशनल बॉर्डर पर परगवाल क्षेत्र, जिसे हम आपको बता रहे थे, परगवाल क्षेत्र में यहां पर उसने फायरिंग शुरू कर दी। भारत इसको उकसाने वाली कार्रवाई मान सकता है। वो दुनिया को बता सकता है कि पाकिस्तान अपनी हदें पार कर रहा है। चलिए, परगवाल में हम आपको बताते हैं। परगवाल में हुई फायरिंग के बाद आज भारत ने पाकिस्तान को युद्ध विराम के उल्लंघन पर सख्त चेतावनी दी है। युद्ध विराम के उल्लंघन पर भारत की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तान को दहशत में डाला है। सूत्रों से खबर है कि पाकिस्तान की सेना ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीमाओं पर पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या बढ़ गई है। इंटरनेशनल बॉर्डर से भी उसने अपनी कई जो चौकियां हैं वो हटा दी हैं और कुछ पर से अपने झंडे उतार दिए हैं। अब इसको समझिए आप। एक खबर ये भी आई है कि पाकिस्तान ने पीओके आने जाने वाली जो जितनी फ्लाइट्स थी उस वहां से जाने वाली, उनको कैंसिल कर दिया है, क्योंकि उसे डर है कि भारत पीओके हासिल करने के लिए कभी भी हमला कर सकता है। फिर सईद की जरा बात करते हैं। भारत के तेवर देखकर पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ी हुई है और लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद तो डर के मारे अंडरग्राउंड हो गया था, लेकिन आज तक ने उसकी लोकेशन खोज निकाली। आज तक की टीम उसके घर तक पहुंची। आज तक की टीम को खुफिया जानकारी मिली कि पहलगांव हमले के बाद हाफिज सईद भारतीय सेना से बचने के लिए लाहौर के एक सेफ हाउस में छिपा हुआ है। घर आपके सामने है, इसी बिल्डिंग में रह रहा है। हाफिज सईद पूरा रिहायशी इलाका है। हाफिज सईद को बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने यह सारा इंतजाम किया था। लेकिन हमने हाफिज सईद के लाहौर वाले ठिकाने का पता लगाया है और हम अब आपको वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें और ये पूरा वीडियो शुरू से दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये अब हम आपको इमेज दिखा रहे हैं सैटेलाइट इमेज के जरिए। तो आइए हम आपको बड़े स्क्रीन पर भी ये पूरी जो सैटेलाइट इमेज है रिहायशी इलाके की जहां पर ये रहता है वहां पर आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। ये हाफिज का घर है। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये वाला कोना, ये जो चौरा बीच से रोड जा रही है वहीं से मस्जिद मदरसा के नीचे बंकर्स बने हुए हैं यहाँ पर और उसकी मीटिंग रूम भी बाकायदा यहाँ पर है। ये वाला एरिया, ये देखिए, ये उसकी मीटिंग रूम है। ये मस्जिद मदरसा के नीचे बंकर्स हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिएगा, ये सैटेलाइट इमेज लाहौर के उस रिहायशी इलाके की है जहां पर लश्कर चीफ हाफिज सईद का घर है। इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि ये एक घनी आबादी वाला,
मतलब आप देखिए चारों तरफ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है। और ऐसे में एक रिहायशी इलाका, घनी आबादी वाला इलाका है। इसमें हम आपको कुछ ऐसी इमारतें दिखा रहे हैं जिसमें से एक हाफिज सईद का घर है। ये जो ब्लिंक कर रहा है ये उसका घर है। आज तक को पता चला था कि लाहौर के इस रिहायशी इलाके में हाफिज सईद छिपा हुआ है। हमारी टीम को संदेह हुआ, हम गए। अब ये पूरी तस्वीर आप देख लीजिए, ये उसका सीक्रेट ठिकाना है। हाफिज सईद के लिए ऐशो आराम के इंतजाम देखिए। ये पार्क है उसके लिए, ये उसके लिए निजी पार्क, प्राइवेट पार्क दिया गया है ताकि अगर टहलना हो, निकलना हो तो ये वो ऐशो आराम है जो आतंकियों को देता है पाकिस्तान, क्योंकि यही उसको संभालता है और बचाता है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की जो अलग अलग जगहों पर विद्रोह की स्थिति है उसमें पाकिस्तान के कई टुकड़े ना हो जाएं तो क्या जिंदा रखते हैं वो मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा। सेना उस मुद्दे को जिंदा रखती है और इसी वजह से ऐसे आतंकियों को पालती है ताकि वो एक तरीके से उनको ऐसे फायदे पहुंचाए जिससे उनकी स्थिति भी बची रहे और वो अपनी गर्दन बचा के रख सके। तो हाफिज सईद के पास कहां छिपा हुआ है, हमारी टीम को संदेह हुआ। ये सोचने वाली बात थी कि हाफिज सईद जैसा आतंकी सरगना आम लोगों के बीच आकर क्यों छुपा हुआ था। हमने अपने सूत्रों के जरिए ये पता लगाया कि क्या सच में हाफिज उसी घर में है जिसका दावा किया गया है। अपने सवालों के साथ हम हाफिज की गली में पहुंच गए। हाफिज के घर के आसपास काफी सिक्योरिटी रखी गई थी। ये सिक्योरिटी पाकिस्तानी सेना की नहीं थी बल्कि ये लश्कर से जुड़े आतंकी थे। हमने जब वहां की सिक्योरिटी में काम करने वाले लोगों से बात की तब पता चला कि वो हाफिज सईद की सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। ये वीडियो देखिए। इंशाल्लाह चली के रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। सिक्योरिटी वाला गन लेकर जा रहा है, ये वो जहाँ बंदा सिक्योरिटी वाला गन लेकर जा रहा है, ये 4 घर है जहाँ जनरेटर बड़ा हुआ, ठीक है। ये हमारा ये चाचा जी का मदरसा है पूरा। ये इसके ऊपर ब्लू टैंक की बड़ी वाइट बिल्डिंग है। ये चाचा जी का मदरसा है, ठीक है ना। इंशाल्लाह मुलाकात होगी 2-4 दिन। ठीक है सर जी, मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। ये हाफिज साहब दे पर्सनल ने। हाँ हाफिज साहब ने ये जितनी भी सिक्योरिटी हाफिज ने पर्सनल रखी सारी। ठीक है इंशाल्लाह। हाफिज साहब ने पता लग गया ना भी मेरी सिक्योरिटी कल आ रहे हैं, फिर खैर नहीं किसे देगी। पाकिस्तानी सेना ने जानबूझकर हाफिज सईद को रिहायशी इलाके में छिपाने की कोशिश की। उसे यहाँ हर तरह की सुविधा मिल रही है। उसके पास अपना पर्सनल मीटिंग रूम है, घूमने फिरने के लिए पर्सनल गार्डन है, सिक्योरिटी है। पाकिस्तानी सेना ने रिहायशी इलाके में आतंकी सरगना को इसलिए छिपाया ताकि भारत उसके ठिकाने पर सीधा हमला ना करे, क्योंकि आसपास आम लोग रहते हैं। भारत में पहलगाम हमले के बाद मीटिंग्स बढ़ रही हैं। वैसे वैसे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री सांसें ऊपर नीचे कर रहे हैं अपनी। अभी तक वो भारत को हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रहे थे। अब वो भगवान से दुआ मांग रहे हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमला ना करे। मिलिए इनसे। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत के साथ युद्ध करीब आता जा रहा है, खुदा करे ये हमला टल जाए। हालांकि वो पहलगाम हमले में पाकिस्तान के रोल को नकार रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि जानते सब है। ये वही ख्वाजा आसिफ है जो कुछ दिन पहले भारत को परमाणु बम की धमकी दे रहा था। आज वही भगवान से मना रहा है कि भारत हमला ना करे। पाकिस्तान के नेताओं में इस वक्त भारत को लेकर 2 तरह की भावनाएं। पहला है जोश, दूसरा है डर। ये दोनों ही भावनाएं रह रहकर सामने आ रही हैं। जब भी इन पाकिस्तानी नेताओं को जनता के सामने बोलना होता है तो ये जोश में भारत पर जवाबी कार्रवाई करने या परमाणु हमले की चेतावनी देने लगते हैं, लेकिन नीचे पैर कांप रहे होते हैं। जैसे ही सच से इनका सामना होता है, जोश डर में बदल जाता है। फिर वो ख्वाजा आसिफ जैसी बातें करते हैं कि खुदा करे भारत हमला ही ना करे। कुछ ऐसी ही बात पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार ने भी की थी। इशाक डार ने कल पाकिस्तान की पहलगाम हमले में उनके देश का कोई हाथ नहीं कहा, पहले कि हमारा कोई हाथ नहीं है और भारत उन पर हमला ना करे क्योंकि वो पलटवार नहीं कर पाएंगे। इशाक डार ने भी जोश में भारत पर हमले की चेतावनी दी थी, लेकिन बाद में हमला ना करने की अपील करने लगे। पाकिस्तान संसद में आज एक और सांसद पलवशा मोहम्मद
जई खान ने जोश जोश में बोल दिया बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की ईद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर रखेंगे। हमें तो लगता है कि ये जो पलवाशा मोहम्मद जई हैं उनका सच से सामना हुआ नहीं है। उन्हें शायद पता नहीं है कि भारत की सैन्य शक्ति पाकिस्तान की तुलना में कहीं ज़्यादा आगे है। फिलहाल उन्हें ये सोचना चाहिए कि भारत ने अगर हमला कर दिया तो पाकिस्तान का क्या होगा। आज जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को लेकर सिर्फ घंटे गिने जा रहे हैं, कोई 24 घंटे में युद्ध की बात कर रहा है, कोई 36 घंटे में, ऐसे में आपको वो घंटे भी जान लेने चाहिए जितने टाइम तक पाकिस्तान भारत के सामने टिक पाएगा। आज आपको बताएंगे कि युद्ध लड़ने के लिए सिर्फ हथियार ही नहीं, हौसला, हिम्मत, आर्थिक ताकत भी चाहिए। इनमें से पाकिस्तान हर मोर्चे पर फेल है, कमजोर है। सबसे पहले पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति। यही वजह है कि पाकिस्तान के कुछ नेता बयान तो दे रहे हैं लेकिन वास्तव में उनकी जुबान कांप रही है, और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। खैरात के सहारे युद्ध लड़ना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। यह युद्ध पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को रसातल में पहुंचा देगा। युद्ध से पाकिस्तान का रक्षा खर्च बढ़ जाएगा, व्यापार बाधित होगा, नाम मात्र के निवेशक बचे हैं वो भी भागने लगेंगे। पाकिस्तान को जो थोड़ा बहुत कर्ज मिल रहा है वो भी मिलना बंद हो सकता है। युद्ध के साथ ही खाने पीने के सामान, दूसरी जरूरी चीजों की कीमतें सब कुछ बढ़ जाएंगी। इससे पाकिस्तान के लिए ज्यादा दिन तक युद्ध के मैदान में खड़े रहना आसान नहीं होगा और वो कुछ ही दिनों में घुटने टेक सकता है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत का विदेश मुद्रा भंडार पाकिस्तान से करीब 45 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान पूरी तरह कर्ज पर निर्भर है, इसीलिए उसकी आर्थिक स्थिति भारत के साथ युद्ध लड़ने की इजाजत देती नहीं। और सच जुबान पे आ ही जाती है, जो साहब बोल रहे थे। अब बात पाकिस्तान के गोला बारूद और हथियारों की करते हैं। साल 1999 का करगिल युद्ध एक सीमित युद्ध था, लिमिटेड वॉर, जिसमें मुख्य रूप से भारत की आर्मी लड़ रही थी, जबकि वायुसेना का सीमित इस्तेमाल भी हुआ था। इसमें हमारे जो टारगेट्स थे वो तय थे। इस युद्ध में भारत का मुख्य उद्देश्य अपनी जमीन को वापस पाना था। ये युद्ध लगभग 2 महीने तक चला था और अपनी जमीन हासिल करके भारत ने जीत की घोषणा भी कर दी। लेकिन अब स्थिति अलग है। अगर अब सीधा युद्ध हुआ तो ये तीनों मोर्चों पर होगा, जिसमें सेना के तीनों अंग शामिल होंगे। और ये बात मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में नजर भी आ चुकी है, जिसमें तीनों सेनाओं के चीफ वहां पर मौजूद थे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स अगर देखिए, उसकी ये रिपोर्ट है जिसके मुताबिक भारत पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। इस लिस्ट में अमेरिका, रूस और चीन के बाद तीसरे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर। भारत के पास 26 लाख सैनिक है, जबकि पाकिस्तान के पास भारत के मुकाबले अधिक सैनिक भी नहीं है, 12 लाख सैनिक। अगर हम सैन्य बजट की बात करें तो भारत का सैन्य बजट पाकिस्तान से करीब 10 गुना ज्यादा है। भारत का सैन्य बजट 6,81,000 करोड़ रुपए का है, जबकि पाकिस्तान का सैन्य बजट मात्र 66,000 करोड़। अब देखिए, लड़ाकू विमानों की बात करें तो भारत के पास 513 फाइटर जेट्स है, जबकि पाकिस्तान के पास 328 लड़ाकू विमान है। भारत के पास करीब 1,48,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, तो यहां पर दूसरी तरफ आप देखिए 17,000। तो कुल मिलाकर जो कंपैरिजन है उसमें वो कहीं टिकता नहीं है। भारत की नौसेना भी अगर आप देखिए तो पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली है। भारतीय नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, पाकिस्तान के पास 1 नहीं है। भारत के पास 18 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं, 18 सबमरीन्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 1 भी डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है और 8 सबमरीन्स हैं। पाकिस्तान आर्थिक स्थिति और हथियारों के मामले में भारत के आगे बिल्कुल बौना है, इसीलिए अब उसे रात में भी नींद नहीं आ रही, उठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। वास्तव में युद्ध में टिके रहने के लिए पैसे और पावर से ज्यादा हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए। एक पस्त पाकिस्तान और पस्त पाकिस्तान की सेना इस मामले में बेहद कमजोर है। आज पाकिस्तान ईंधन की कमी से भी जूझ रहा है। अभी पाकिस्तान की वायुसेना ने अपनी उड़ानों के संचालन के क्षेत्र में 50% से यानी 50% से ज्यादा की कटौती कर दी है और दावा किया है कि ये संचालन के दौरान किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए किया जा रहा है। ईंधन बचा रहे हैं युद्ध के लिए। सच ये है कि उसे पीओके पर हमले का डर सता रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त तेल बचा रहा है। साल 2023 में फ्यूल की कमी की
की वजह से पाकिस्तान ने अपने सभी युद्धाभ्यास रोक दिए थे। साल 2021 में उस वक्त के पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने भी पत्रकारों के सामने ये सब कुछ माना था कि पाकिस्तान के पास टैंकों में डालने के लिए तेल नहीं है, तेल डलवाने के लिए पैसा नहीं है। ये बहुत हैरान करने वाला खुलासा था उस वक्त का और इसीलिए ये चर्चा भी बहुत हुई थी। इसलिए बाजवा भारत के साथ उस वक्त शांति की बातें करता था। और अब बात उन पाकिस्तानियों की जो भारत में 40 साल, 30 साल, 20 साल या 10 साल से रह रहे थे। अगर पहलगांव का हमला ना होता और निर्दोष हिंदू ना मारे जाते तो सरकार तो पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का ऑर्डर नहीं देती और ये पाकिस्तानी ऐसे ही भारत में रह रहे होते। सोचिए, भारत पाकिस्तान के बीच कितनी बार और कितनी बड़ी बड़ी टेंशन्स हो चुकी है। 2008 का मुंबई हमला हुआ, पुलवामा का अटैक हुआ, लेकिन पाकिस्तानियों को निकालने का आदेश नहीं हुआ। इस बार हुआ तो पूरी हकीकत सामने आ गई है। तस्वीर देखिए, ये जो महिला आप इस वक्त देख रहे हैं ये परवीन अख्तर है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद की रहने वाली है। ये आपको जानकर हैरानी होगी कि 40 साल से भारत में रह रही थी। वो कश्मीर के बारामूला में रह रही थी। यही शादी हुई, 3 बच्चे हुए, तीनों ही बच्चों की शादियां हुई, उनके भी बच्चे हो गए। लेकिन अब 40 साल के बाद परवीन अख्तर को वापस मुजफ्फराबाद भेजने का आदेश हुआ। सवाल यह है कि परवीन अख्तर की बहू भी पीओके की ही रहने वाली है और अब उन्हें भी वापस पीओके भेजने का ऑर्डर हो गया है। सवाल यह है कि 40 साल से परवीन अख्तर वीजा पर कैसे रह सकती है, क्योंकि पासपोर्ट तो पाकिस्तान का ही सीने से लगा रखा है। अगर उनका वीजा खत्म हो गया था तो उन्हें रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया? अब वो रो रही है कि हमें वापस क्यों भेजा जा रहा है। भेज इसलिए रहे हैं कि जुर्म एक ने किया है, सजा दूसरा ले रहा है, इसलिए भेज रहे हैं कि खता उन्होंने की, सजा हम भुगत रहे हैं। उन्होंने की, आप उनको सजा दो, हम जब रोकेंगे आपको, हम अगर एतराज करेंगे तो हमारी गलती। परवीन जी, आप इंडिया में कितने साल से रह रहे हैं? 40 साल से। लेकिन आपने इंडियन नेशनलिटी नहीं ली? नहीं तो हमने सालों हम फिरते रहे दिल्ली में, नहीं दी इन्होंने हमें। मुझे सिटीजनशिप बाकी बहुत सारी औरतों को मिली है जो मेरे साथ आई हैं। आपको जेके पुलिस कहाँ से लेके आई है? बारामूला से, अपने घर से लेके आई है। आपको और आपके साथ आपके परिवार में किसको डिपोर्ट कर रहे हैं? मेरी बहू को। आपकी बहू को? जी। हमारी यहाँ फैमिलीज हैं, यहाँ पे शादी की, हम अपनी मर्जी से आए यहाँ पर। हाँ। अपनी खुशी से आए। हाँ। यहाँ पे हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी यहीं पे पैदा हुए हैं। मेरे जो ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, वो यहीं पे पैदा हुए हैं। लेकिन आपके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी, इंडियन नेशनलिटी ली नहीं आपने? नहीं, क्योंकि हम वहाँ पैदा हुए ना। वो पार्टीशन के बाद वहाँ चले गए थे। वो हज के लिए गए हुए थे, उसके बाद फिर वो वापस नहीं आ सके यहाँ पर। तो फिर वो उनके बच्चे वहीं पे आपने इंडियन नेशनलिटी आपने क्यों नहीं ली अभी तक? इंडियन नेशनलिटी इंडियन नेशनलिटी मुझे तब मिलेगी जब मैं कांस्टेंट यहाँ पे 7 इयर्स का स्टे करूंगी। मुझे अभी 3 साल ही हुए हैं यहाँ पर, तो मुझे 3 साल में निकाला गया। ये मेरी बेटी है, दूसरी बेटी है। छोटी को देखिए, ये यहीं बॉर्न है। ये इंडियन बॉर्न है। हाँ बिल्कुल, ये भी और इससे बड़ी वाली वो भी छोटी बेटी। कल भी कुछ जम्मू कश्मीर से लोग आए थे तो उनको भी यहाँ से भेजा जा रहा है। तो आपकी बीवी ने या बहू ने क्योंकि देश का ऑर्डर है कि जितने भी पाकिस्तानी नेशनल हैं उनको वापस भेजा रहा है। आजाद कश्मीर जो ये मुजफ्फराबाद जो है ये हमारा हिस्सा है ना। कश्मीर हमारे मिनिस्टर साहब, हम भी कहते हैं वो हमारा हिस्सा है। हमको क्यों निकाल रहे हैं? लेकिन हाथ में क्या था? पाकिस्तान का पासपोर्ट। सवाल यहीं पर जाकर खड़ा होता है। ऐसे एक नहीं, बहुत से केसेस हैं। ये देखिए, अब ओसामा, ये पिछले 17 सालों से यही रह रहा था। इसने यहीं से 10वीं पास की, 12वीं पास की, अब आगे कंप्यूटर साइंस में डिग्री भी कर रहा था, जॉब के लिए इंटरव्यूज भी देने वाला था। ओसामा के पास भारत का ही राशन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, इलेक्शन वोटर आई कार्ड भी है। उसने चुनाव में वोट किया था। सोचिए, एक पाकिस्तानी नागरिक, पासपोर्ट पाकिस्तान का, जो रावलपिंडी का रहने वाला है, यहाँ उड़ी में रह रहा था, उसको इतने अधिकार कैसे मिल गए? उसकी स्क्रूटनी क्यों नहीं हुई? वो 17 साल से भारत में रह रहा है, यहाँ की हर व्यवस्था पर, हर सुविधा का इस्तेमाल कर रहा है, और उसको जब पाकिस्तान भेजा जा रहा है, अगर इस हमले के बाद सरकार ने सारे पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने को नहीं कहा होता तो वो तो अभी यहीं रहता, नौकरी भी पाता। सवाल यही है कि जब वोटर आई कार्ड बनता है या फिर राशन कार्ड बनता है या फिर आपका आधार कार्ड बनता है, तो फिर ऐसे वक्त पर आप किस देश के नागरिक हैं,
आपका पासपोर्ट क्यों नहीं देखा जाता, स्क्रूटनी क्यों नहीं होती है? सुनिए। यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट, हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम, ठीक है। हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विद इन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीज़ा स्टे करवाया था। तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था, ठीक है, तो इनका अपना ये था। तो उसके बाद अचानक से जब चीज़ होना समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। सरकार से मैं यही अपील करूँगा, देखो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली होकर सोचा जाए, ठीक है। सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें, कुछ हल निकालें, कुछ टाइम की मोहलत दे दें। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। अगली कहानी ये और भी इंटरेस्टिंग है। सीआरपीएफ के जवान की शादी भी पाकिस्तान में हुई है, उसकी पत्नी पाकिस्तानी है। इस जवान का नाम है मुनीर खान, उसकी पत्नी का नाम है मीनल अहमद। अब सोचिए, सुरक्षा बलों के जो जवान पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, उन्हीं में एक जवान ऐसा है जिसकी खुद की पत्नी पाकिस्तानी है। लेकिन अब मीनल अहमद को भी पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। हम अपने आप तो नहीं जा रहे थे, हम एलटीवी में थे, हमारा एलटीवी अंडर प्रोसेस जा रहा था। तो हमें मैसेज उन्होंने पहले किया था कि आप चले जाएं। फिर हमें मतलब तहसीलदार है, उन्होंने नोटिस भेजना शुरू कर दिया, आप नहीं जाएंगे, आपको लेडीज पुलिस आएगी, अरेस्ट करेगी, ऐसे करेगी, बस इस तरह की उन्होंने बातें की। हमने कोर्ट से जाके बोला, वहाँ भी हमने केस किया हुआ। अब यहाँ पे मतलब वहाँ से जो जज है उन्होंने स्टे शायद दे दिया। अभी मेरे हस्बैंड से बात मेरी हुई नहीं इस बारे में, और उतनी देर में उन्होंने नोटिस भेज दिया कि अगर आप 24 घंटे के अंदर नहीं गए तो आप चले जाएंगे। यही अपील है कि कम से कम जो यहाँ शादी करके आई हैं उनको तो यहाँ रहने दें। आगे से आप ये कानून बना लें कि आगे से ना कोई शादी करे। कानून रखना चाहिए था ना, अगर ये सब करना था तो, कि शादी ना करे कोई भी। अगर शादी कर ली है तो ये शादी मजाक है। आतंकी हमला भी मजाक नहीं है, लोगों की जिंदगी जाना मजाक वो भी नहीं है। धर्म पूछकर पर्यटक बन के जाने के बाद गोली सीधा सिर में मारा जाना मजाक वो भी नहीं है। ये बात सही है कि बहुत से मुस्लिम परिवार भारत से ही माइग्रेट होकर पाकिस्तान गए। जब वो अपने बच्चों की शादी करते हैं तो परिवार के अंदर ही प्राथमिकता देते हैं, और इसीलिए वो शादी भारत में रहने वाले अपने परिवार के सदस्यों से कर लेते हैं। लेकिन सवाल उन व्यवस्थाओं पर भी है जो यहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड जारी कर देता है, उनका वीजा एक्सटेंड करता रहता है, कोई देखने वाला है। उन्हें कभी वापस जाने को नहीं कहा जाता, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये ठीक नहीं है। अब आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाते हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या जिस वक्त हम युद्ध के मुहाने पर हैं, क्या उस वक्त देश के सभी लोग एकजुट हैं? क्योंकि देश में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिन्हें आतंकवादी हमले का दुख नहीं, बल्कि उनकी चिंता आतंकवादियों के साथ है। पहलगाम हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है, लेकिन आज भी देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस घटना पर बेगुनाहों के साथ न होकर आतंकवादियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसी ही एक घटना इंदौर में एक ट्रेन में हुई, जब एक लड़का पहलगाम हमले से जुड़ा वीडियो देख रहा था तो दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। इस पर लड़के ने आपत्ति जताई तो उसके साथ मारपीट की गई और उसे ट्रेन से फेंकने की कोशिश हुई। ऐसी ही एक घटना हापुड़ में हुई, जब एक सैलून में एक लड़के ने कहा कि जो 26 लोग मारे गए हैं वो सही मारे गए। इसके विरोध में कुछ लोगों ने सैलून संचालक की पिटाई कर दी। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एक और वीडियो जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक कश्मीरी बच्चा कह रहा है कि ऐसा काम कश्मीरी नहीं कर सकते, ये पाकिस्तानी ही कर सकते हैं। जैसे ही वो बच्चा पाकिस्तान कहता है, उसकी मां बताई जा रही महिला उसे थप्पड़ मार देती है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि देश में ऐसे भी लोग हैं जिनकी संवेदना आतंकी हमले में मरने वाले बेगुनाहों के साथ ना होकर आतंकवादियों के साथ है। में जहां आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है।